पूरी रात मेरी बेचैनी से करवटें बदलते हुए गुजर गई थी। सारी रात मेरी तबीयत बहुत खराब रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि काश इस वक्त मेरा शोहर मेरे पास होता और मेरे अंदर की प्यास को बुझा देता। मैं बेकरारी से उठकर बैठ गई और अब मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपने शोहर पर जोर दूंगी कि वो मुझे जल्द से जल्द अपने पास बुला ले। उसके बगैर रहने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मेरे लिए उसके बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा था और जज्बात को काबू करना तो इससे भी ज्यादा मुश्किल था। शादी से पहले अम्मी ने साफ तौर पर मेरे शोहर से ये बात कही थी कि शादी के बाद तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ ही जाएगी, और तब उसने इस बात की यकीन दहाई करवाई थी कि मैं उसे अपने साथ ही रखूंगा। और अब शादी को 7 महीने का अरसा गुजर गया था, मगर अभी तक उसने मुझे अपने पास बुलाने की बात नहीं की थी। मैं जब भी उससे ये बात कहती तो वो मुझे टाल देता और इधर उधर की बातें करने लगता था और फिर मुझे बातों में उलझा देता था। और अब तो पिछले कई दिनों से वो मुझसे सही तरह से बात भी नहीं कर रहा था। पहले वो मुझसे घंटों बातें करता रहता था और अब तो थोड़ी देर के बाद बात करके वो किसी न किसी काम का बहाना करके फोन ही बंद कर देता था और मैं फिर उसकी याद में आहें भरती रहती थी। मैं जब लड़कियों का उनके शोहरों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हुए देखती थी तो मुझे ये एहसास होता था कि काश मेरा शोहर भी मेरे पास होता और मैं भी उसके साथ खुशगवार वक्त गुजार रही होती। जिस दिन बारिश होती तो मेरे अंदर आग फिर से जलने लगती थी और जब कभी मेरे जज्बात बहुत ही ज्यादा भड़क उठते थे तो फिर मुझे बड़ी मुश्किल से उन्हें सहलाना पड़ता था। घर में मेरी कोई मसरूफियत भी नहीं थी जिसमें मसरूफ होकर मैं उनके ख्यालात को भुला देती। घर में मेरे ससुर के अलावा कोई भी नहीं था। वो दिल के मरीज थे, ज्यादातर बीमार ही रहते थे। वो पूरा दिन अपने कमरे में ही रहते थे। अपने शोहर के कहने पर मैं उनका ख्याल खुद रखती थी, उन्हें वक्त पर दवा देती थी और इस बात के लिए मैं किसी मुलाजिम पर एतबार नहीं करती थी। अब मेरा ज्यादातर वक्त अपने ससुर के साथ ही गुजरता था। वो जब मुझे अपने जमाने के दिलचस्प किस्से सुनाते तो मैं उनकी बातों में खो जाती थी। मेरे ससुर जवानी में बहुत रंगीन मिजाज थे। उनकी एक वक्त में कई औरतों के साथ चक्कर चलते रहते थे और जब कभी वो मुझे ये बातें बताते तो कभी कभी मैं उनसे बातें सुनकर शर्मा जाती थी। कभी कभी मेरे जज्बात भड़क उठते थे और कभी कभी मैं ये सोचकर परेशान हो जाती कि कहीं मेरा शोहर भी तो अपने बाप जैसा तो नहीं। और जब ये बात मैंने उनसे पूछी तो वो हंस पड़ते और कहते कि मेरा बेटा तो मुझ पर नहीं गया बल्कि वो तो अपनी माँ पर गया है, सीधा साधा। और ये तो तुम्हें भी खूब पता होगा कि वो प्यार के मामले में किस हद तक माहिर है। और जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने शर्मा कर सर झुका लिया था। मैं उनकी ये बात समझ चुकी थी और उनका मफहूम भी समझ गई थी। आज बहुत गर्मी थी। पूरा दिन एसी में गुजारने के बावजूद भी मुझे शदीद गर्मी लग रही थी। दोपहर के खाने के बाद मुझे अपने ससुर को दवा देने का ख्याल आया। उस वक्त मैं हल्के फुल्के से पतला सा लॉन के सूट में मलबूस थी। जब से शादी हुई थी तब से गर्मी में ज्यादातर मैं बगैर आस्तीनों के कपड़े पहनती थी। उस वक्त मैं दुपट्टे से भी बेनियाज थी। घर में चूंकि मेरे ससुर के अलावा कोई भी नहीं होता था, वो मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे। मैं उन्हें बहुत इज्जत देती थी। जब भी मैं इस हुलिये में उनके पास गई तो वो मुझे देखते ही उनकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई थी। जब मैं उनके पास झुककर उन्हें दवा खिला रही थी तो उनकी नजरें अपने वजूद पर पड़ती महसूस हो रही थी। जब मैंने उन्हें देखा तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मेरा गला बहुत ज्यादा खुला था। मैंने हाथ रखकर खुद को ढांपने की कोशिश की। मेरे इस अंदाज पर वो हंस पड़े और कहने लगे, बहू तुम शर्मीली बहुत ज्यादा हो। वैसे तो मैं एक बात कहूँ, तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हो। यूं भी गर्मी का मौसम है, ऐसे कपड़े ही इंसान को पहनने चाहिए। तुम्हारी सास भी घर में इसी तरह से रहती थी। वो मुझसे इधर उधर की बातें करके मुझे शर्मिंदगी के एहसास को कम करने लगे थे और फिर वो मुझे अपनी एक गर्लफ्रेंड का किस्सा सुनाने लगे जिससे वो रात को छुपकर उसके घर में मिलने जाते थे। गैर इरादी तौर पर ही मेरा हाथ उनके हाथों में चला गया था और उनकी नजरें मेरे वजूद में गड़ी जा रही थी। मैं उनकी बातों में बहुत ज्यादा मगन थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि उनकी गिरफ्त मेरे हाथ पर मजबूत हो रही थी और दूसरा हाथ मेरे बाजू पर रेंग रहा था और उनकी नजरों का इर्तिकाज मेरे ऊपर था। ये देखकर मैं फिर से चौंक गई थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे अब ससुर के कमरे में आने से पहले कम से कम दुपट्टा तो ले लेना चाहिए था। और फिर मैं नींद का बहाना करके अपने कमरे में आ गई थी, मगर मेरे जज्बात फिर से भड़क उठे थे और मेरे मन में फिर से ख्वाहिश जलने लगी थी। अब हर दूसरे तीसरे दिन ही मेरे ससुर बहाने बहाने से मेरा हाथ पकड़ लेते, मुझे हाथ लगाने की कोशिश करते और मेरा अपने जज्बात को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं गरीब खानदान में पली बढ़ी थी। जब मैंने आंख खोली तो घर में गुर्बत के डेरे डाले हुए देखा था। हम 4 बहनें थी, मैं बहनों में सबसे छोटी थी। मेरी तीनों बहनों की शादी भी हमारे जैसे ही घराने में हो गई थी और उस वक्त मैं कॉलेज की स्टूडेंट थी। और जब मैं कॉलेज में गई तो लड़कियों की बातें सुनकर मेरा दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। लड़कियों का कहना था
کہ मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हूँ, मेरे लिए कोई शहजादा मुझे ब्याने के लिए आएगा। उनकी बातें सुनकर मैं खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करने लगी थी और मुझे होश तब आया जब कॉलेज के बाद मुझे मजीद आगे पढ़ने की इजाजत नहीं मिली थी। अम्मी का कहना था कि हमारे हालात अब इतने अच्छे नहीं हैं कि हम तुम्हें आगे पढ़ा सके। अगर तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है तो तुम घर में बैठकर तैयारी करो। और इस बात पर मैं अपना मुंह लेकर रह गई थी। मुझे पढ़ने से ज्यादा बाहर घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था और शायद मेरी अम्मी को मेरी इस आदत के बारे में पता था, जब भी उन्होंने मेरी इस बात को संजीदगी से नहीं लिया था। शुरू में तो मैं उस बात पर बहुत नाराज हुई कि क्यों मेरी पढ़ाई बंद करवा दी गई है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे डांट डपट कर खामोश करवा दिया था और मैं भी खामोश हो गई थी, क्योंकि अगर मजीद कुछ कहती तो मेरी माँ मेरी पिटाई कर देती। फिर मैंने भी कॉलेज के बाद पढ़ाई का सिलसिला खत्म कर दिया था और घर में बैठकर अब रिसाले और नॉवेल्स पढ़ने लगी थी। अब मैं किसी अमीर शहजादे के ख्यालों में खोई रहती। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मेरे लिए बहुत ही अमीर कबीर शख्स का रिश्ता आएगा। मैं किसी आम घर में ब्याह कर कभी नहीं जाऊंगी। मेरे लिए जो भी रिश्ता आता आम से घर का तो मैं फौरन ही इनकार कर देती। अम्मी मेरी इस आदत से बहुत तंग आ गई थी और वो हमेशा मुझे यही बात कहती कि इंसान को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। तुम्हारा बाप एक मजदूर आदमी है मगर तुम्हारे नखरे तो आसमान को छू रहे हैं। मैं अम्मी की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। उन्हीं दिनों रिश्ते वाली आंटी ने अम्मी को एक रिश्ते के बारे में बताया। लड़का लंदन में काम करता था और उसके खानदान में सिर्फ उसका बाप ही है। ये रिश्ता हर तरह से माकूल था, मगर अम्मी को ये बात खटक रही थी कि लड़का पाकिस्तान से बाहर है, ना जाने वो वापस कब आए, तो क्या तुम उसकी गैर मौजूदगी में घर में अकेली रहोगी। वो माँ थी, उनके दिल में बहुत सारे सवालात थे। वो हर पहलू से इस रिश्ते पर गौर कर रही थी और उनका कहना था कि अक्सर जो लड़के मुल्क से बाहर रहते हैं वो बीवियों को माँ बाप के घर कमाने के लिए छोड़कर चले जाते हैं और वापस पलटकर उनकी खबर नहीं लेते और मुल्क से बाहर शादी करके घर बसा लेते हैं। लेकिन मैंने अपनी माँ को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है। अब जमाना बहुत तरक्की याफ्ता हो गया है, आप परेशान न हो और ये वहम और वसवसे अपने दिल से निकाल दीजिए। मैं शोहर को अपनी मुट्ठी में कर लूंगी और वो मेरे बगैर रह नहीं पाएगा, मुझे फौरन अपने पास बुला लेगा। तब मैंने अम्मी को कहा कि आप उससे पहले ये बात मनवा लें कि वो मुझे साथ लेकर जाएगा। मुझे भी बाहर घूमने फिरने का बहुत शौक था। अम्मी को ये बात माकूल लगी और जब उन्होंने मेरे होने वाले शोहर से ये बात कही तो उसने भी इस बात की हामी भर ली थी कि वो जल्द ही मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। यूं भी उसके बगैर उसका बाप तो यहाँ पर अकेला ही होता था, उसे मुलाजिम ही संभालते थे और मेरे जाने के बाद भी उसे मुलाजिम संभाल लेंगे। ये सोचकर मैं मुतमईन हो गई थी, मगर अम्मी के दिल में फिर भी खदशात थे कि गैर लोगों में बेटी को ब्याह रही है, ना जाने वो लोग कैसे निकले। और मैंने इन खदशात को चुटकियों में उड़ा दिया था। मुझे बस नजर आ रहा था मेरा शोहर बहुत अच्छा था, वो मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आता था और जब अम्मी ने मुझे खुश देखा तो उनके भी सारे खदशात दूर हो गए थे। मुझे ससुराल में हर तरह की सहूलत मैसर थी और मुझे हर तरह का फैशन करने की इजाजत भी थी। मेरे शोहर ने मुझे कभी किसी बात पर रोका टोका नहीं था। वो मुझे कहता था कि तुम्हारा जो दिल करता है तुम वो करो, जो पहनने को दिल करता है वो पहनो, मैं तुम्हें कभी किसी बात से नहीं रोकूंगा। और फिर मैंने शादी के बाद हर वो फैशन किया जो मैं करना चाहती थी। 3 माह के बाद ही मेरे शोहर ने मुझे ये कहा कि अब मैं वापस जा रहा हूँ, मैं तुम्हें जल्द ही अपने पास बुला लूंगा। रो धोकर मैंने उसे रुखसत किया था, मगर 7 महीने का अरसा गुजर गया, वो अभी तक वापस नहीं आया था। मैं जब भी उसे कहती कि मुझे अपने पास बुलाओ तो हमेशा ये कहकर टाल देता कि वो तैयारी कर रहा है और जल्द ही मुझे अपने पास बुला लेगा। और मैं सोचती थी कि वो कौन सी तैयारी है जो इतने वक्त से मुकम्मल नहीं हो रही थी। जब भी मैं अपने ससुर से अपने शोहर के रवैये की शिकायत करती कि वो वहां पर जाकर मुझे भूल ही गए हैं, ऐसे लगता है जैसे वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तो मेरा ससुर एक जोरदार कहका लगाते और कहते कि फिक्र मत करो, तुम क्यों परेशान हो रही हो, वो तुम्हारा शोहर है, उसने तुमसे निकाह किया है और वो तुम्हें जरूर अपने पास बुलाएगा। और वैसे भी मैं यहाँ पर हूँ ना, तुम्हारे साथ, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम्हें किस बात की फिक्र है। पहले तो मैं उनके जुमले को सुनकर मुस्कुरा देती और खुश होती थी कि वो मुझसे इस कदर मोहब्बत करते हैं, मगर अब वो ये जुमला कहते हुए अजीब मानी खैज नजरों से मुझे देखने लगते थे और उनकी नजरों का इर्तिकाज देखकर मैं हैरान रह जाती थी और फिर शर्मिंदा होते हुए अपने वजूद पर अपने दुपट्टे को दुरुस्त करने लग जाती थी और मेरी इस हरकत पर वो फिर से जोरदार कहका लगाकर हंस पड़ते थे। कभी कभी वो मुझे इतनी अजीब बातें करते थे जो मुझे समझ नहीं आती थी।
کبھی کبھی وہ بہانے سے مجھے پکڑ کر خود سے لگا لیتے اور مجھے دلاسا دیتے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہارے شوہر سے بات کروں گا اور جلد ہی وہ تمہیں آ کر لے جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے ان کا ہاتھ کوہنی سے میری بازوؤں سے ہو کر میری کمر کو سہلانے لگتے تھے، اور میں کبھی کبھی اس لمس کو محسوس نہیں کرتی تھی اور کبھی کبھی مجھ پر عجیب سی مدہوشی طاری ہونے لگتی تھی۔ وہ میرے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتے رہتے تھے کیونکہ میں بھی گھر میں ہی ہوتی تھی، میری اور کوئی سرگرمی نہیں تھی، اس لیے میرا زیادہ تر وقت اپنے سسر کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ پھر میں رفتہ رفتہ اپنے سسر کے قریب ہونے لگی تھی، ان کی میں بہت عزت کرتی تھی، اور نہ جانے کب ہم دونوں کے رشتے کی نوعیت بدلنے لگی۔ اس دن جب میرا وجود ان کے جسم سے ٹکرایا تو ہم دونوں کے ہی جذبات ابھرنے لگے تھے، اور ہم سے وہ سب کچھ ہو گیا تھا جو کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ مجھے صرف اپنے شوہر کے ساتھ ہی کرنا چاہیے تھا، وہ سب میں اپنے سسر کے ساتھ کرتی گئی، اور جب جذبات کا طوفان تھما تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا تھا؟ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے میں آ کر رونے لگی۔ نہ جانے اب کیا ہوگا، میرے سسر میرے بارے میں کیا سوچیں گے، اور اگر انہوں نے یہ بات میرے شوہر کو بتا دی تو وہ تو مجھے گھر سے ہی نکال دے گا۔ شوہر سے زیادہ مجھے ان سہولیات کا ہاتھ سے نکلنے کا دکھ ہو رہا تھا، اور تب میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ مجھ سے اپنے سسر کا سامنا کرنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی، مگر مجبوری تھی۔ جب رات کو میں اپنے سسر کو دوا کھلانے کے بعد اپنے کمرے میں آنے لگی تو انہوں نے پھر سے میرا ہاتھ پکڑ کر خود کے اوپر گرا لیا۔ اب ان کی دست درازیاں بڑھنے لگی تھی جب میں نے روکا، اور انہیں کہنے لگی کہ دن کو یہ سب کچھ جو بھی ہوا تھا انجانے میں ہو گیا تھا، اب میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ میرے سسر میری بات سن کر زور زور سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ تمہارا شوہر یہاں پر نہیں ہے، ایسے میں اگر میں تمہاری خواہش کو پورا کر دوں تو اس میں کیا برا ہے؟ میں دل ہی دل میں خود بھی خوش ہو رہی تھی۔ میرے سسر اپنی عمر سے کافی کم لگتے تھے اور دیکھنے میں بھی کافی زیادہ ہینڈسم لگتے تھے، اور اس عمر میں بھی وہ بے پناہ طاقت رکھتے تھے۔ میرے شوہر سے بھی زیادہ انہوں نے ہی مجھے پیار دیا تھا، اور میں اس پیار میں بہتی چلی گئی اور یہ بھی بھول گئی تھی کہ میں اپنے شوہر کی امانت ہوں۔ مجھے ان کی غیر موجودگی میں یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میرے لیے جذبات پر قابو رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا، اس لیے میں اپنے شوہر سے ہی اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے لگی تھی۔ اب ہم دونوں سسر بہو کے بجائے میاں بیوی کی طرح رہنے لگے تھے، اور اکثر رات کو میں ان کے پاس وقت گزارنے کے بعد اپنے کمرے میں جایا کرتی تھی، اور مجھے ان کی عادت اتنی ہو گئی تھی کہ میں جب تک ان کے ساتھ وقت نہ گزارتی تھی تو مجھے چین نہ آتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 4 مہینے کا عرصہ گزر گیا تھا۔ میرے جذبات اب اعتدال پر آ گئے تھے، اور میرے من میں اب وہ خواہش نہیں مچلتی تھی جو ابھی سے کچھ وقت پہلے تک تھی، اور یہ سب کچھ میرے سسر کی وجہ سے ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے ہر طرح سے مطمئن کیا تھا، جس کی وجہ سے میں ان کی طلب میں رہنے لگی تھی اور خود ہی ان کے پاس چلی جاتی تھی۔ اس دن میں شاپنگ پر گئی ہوئی تھی، آج میں بہت ہی زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ شام کو جب میں شاپنگ سے واپس آئی تو میں اپنے کمرے میں سو گئی تھی۔ میرے سسر نے ملازمہ کے ذریعے 2 بار میرے لیے پیغام بھجوایا کہ میں ان کے کمرے میں آؤں، انہوں نے مجھ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ان کا پیغام سن کر میرے ہونٹوں پر مسکان پھیل گئی تھی، میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کون سی بات کرنا چاہتے ہیں۔ جب بھی میں خاموشی سے لیٹی رہی، میں ان کے جذبات کو بڑھاوا دے رہی تھی اور من ہی من میں یہ سوچ کر مسکرا رہی تھی کہ اس طرح سے انہیں اور تنگ کرنا چاہ رہی تھی۔ یہی سب سوچتے سوچتے میں سو گئی تھی۔ رات کو میری لیٹ آنکھ کھلی اور اب مجھے بھوک لگنے کے ساتھ ساتھ جذبات میں بھی ہلچل محسوس ہو رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے سوچا کہ اگر اس وقت میرے سسر سو رہے ہوں گے اور انہیں تنگ کرنا مناسب نہیں ہے، مگر میرے جذبات بھی مجھے بے قابو کر رہے تھے اور میرے لیے ان کے بغیر رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے جذبات کو قابو کرنے کی بہت کوشش کی، مگر پھر میں ان کے کمرے کی طرف آ گئی۔ مجھے دل ہی دل میں ہمیشہ یہ خدشہ ستاتا تھا کہ اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، کہیں وہ مجھے طلاق نہ دے دے، کہیں وہ مجھے چھوڑ نہ دے، اور اس سوچ کا آنا ہی تھا کہ میں پتھر کی مورت بن کر رہ جاتی تھی۔ اور اب جب میں اپنے جذبات سے فارغ ہو کر اپنے سسر کے کمرے میں اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے پہنچی تو دروازے کے پاس ہی میں رک گئی تھی۔ فون پر میرے سسر میرے بارے میں ہی بات کر رہے تھے اور دوسری طرف سے بھی آواز آ رہی تھی۔ فون کا اسپیکر آن تھا۔ میرے سسر تھوڑا اونچا سننے کے عادی تھے، تبھی وہ کال اسپیکر پر لگا کر ہی اپنے بیٹے سے بات کیا کرتے تھے۔ اور اب جب میں دروازے کے پاس پہنچی تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میرے شوہر سے ہی بات کر رہے تھے اور جب انہوں نے میرا نام لیا تو میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ میرے سسر میرے شوہر سے میرے بارے میں کیا بات کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے شوہر کو بولیں گے کہ وہ مجھے لے کر جائے، مگر انہوں نے جو بات بولی اسے سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ میرے شوہر کو کہنے لگے کہ یہاں پر میں تمہارے حصے کے فرائض ادا کرتے تھک گیا ہوں،
तुम्हारी बीवी तो बहुत ही ज्यादा रोमानवी मिजाज की मालिक है, उसका तो प्यार से दिल ही नहीं भरता। मैं उसे खुश करते करते थक जाता हूँ, मगर एक वो है जो फिर भी सिराब नहीं होती, उसकी प्यास तो बुझने का नाम ही नहीं लेती। सच बताऊं तो मुझे हमेशा से ऐसी ही औरत पसंद थी, मगर अब जब मेरी पसंद की औरत मिली है तो अब मुझ में दम नहीं रहा। जब अब बात मेरे शोहर का जोरदार कहका गूंजा और वो कहने लगा कि मैं तो ये शादी आपके लिए ही कर चुका हूँ, वरना मुझे क्या जरूरत थी। मैं तो मलाइका के साथ बहुत खुश हूँ और आपकी तन्हाई ही तो मुझे सताती थी। इस तरह से तो कोई गरीब से गरीब लड़की भी आपकी उम्र की वजह से आपके साथ रिश्ता जोड़ने पर कभी भी राजी न होती। तभी मुझे इस शादी का नाटक करना पड़ा। मैं जानता था कि आपको औरतों को फंसाने में बहुत ही ज्यादा महारत हासिल है और आप इस बेवकूफ लड़की को भी फंसा ही लेंगे। पैसे की चमक दिखाकर कुछ भी उससे करवाया जा सकता है। मेरा अंदाजा था कि आप उसके साथ अपना वक्त अच्छा गुजार लेंगे और देखें, निकाह तो मैंने किया उसके साथ, मगर बीवी होने के मजे वो आपसे वसूल कर रही है और उसके साथ साथ वो आपकी खिदमत भी कर रही है। ये सब सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई थी। मैं दोनों हाथों में सर थाम कर रह गई थी। कितनी देर में जमीन पर बैठी रही थी और फिर मुश्किल में अपनी जगह से उठी और जब अपने कमरे में आई तो मैं बिस्तर पर गिर गई थी। मैं ये सोचकर पागल हो रही थी कि मेरे शोहर और ससुर ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया था। मेरा शोहर शादीशुदा था और उसने महज अपने बाप के लिए मुझसे शादी की थी, उसकी तन्हाई को दूर करने के लिए। अब तो मुझे खुद से घिन आ रही थी कि मैं भी जज्बात में इस कदर अंधी हो गई थी कि मैं उस शख्स के हाथों खिलौना बन रही थी। उस बाप बेटे ने मुझे जी भर के इस्तेमाल किया और मैं उनसे महज पैसे की वजह से इस्तेमाल होती रही। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, खुद से घिन आ रही थी और अब मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। अगले ही दिन मैं बिना बताए अपनी माँ के घर आ गई थी। मैं उनकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी। मुझे उससे इस कदर नफरत हो रही थी कि उसका ख्याल आते ही एक कराहियत आमेज एहसास मेरे दिल में जागने लगता था। और फिर घर आने के बाद जब मैंने अपनी माँ को अपना फैसला सुनाया तो पहले तो उन्होंने मुझे इस फैसले से बाज रहने को कहा। तुम नहीं जानती कि दुनिया कितनी बातें बनाएगी, लोग सौ सवाल पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी तुम्हारी इतलाक का। तब मैं अम्मा से नजरें चुराने लगी। अम्मा को किसी सूरत ये बात नहीं बता सकती थी कि मैंने क्या गुनाह किया है। तब मजबूर होकर मैंने अम्मा को ये कहा कि मेरा ससुर मुझ पर बुरी नजर रखता है, अब मैं वहां पर नहीं रह सकती। मैं चाह कर भी अम्मा को ये बात नहीं बता सकती थी कि मेरा अपने ससुर के साथ ताल्लुकात है। अगर मैं ये बात बताती तो अम्मा मुझे मारते हुए धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती। ये बात सुनकर माँ चुप रह गई थी और फिर जब उन्होंने अब्बा से ये बात की तो अब्बा ने भी कहा कि मेरा फैसला दुरुस्त है। फिर मैंने अपने शोहर को खुला का नोटिस भिजवा दिया था। उसने मुझे मनाने की कोशिश की और मुझसे मेरे खुला का सबब पूछता रहा और जब मैंने रोते हुए उसे सारी बात बताई तो वो ये सुनकर खामोश हो गया। कहने लगा कि मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे जज्बात से नहीं खेलना चाहिए था, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर मैं मजबूर था। मुझे मेरे बाप की तन्हाई सताती थी और मुझे बीवी की जरूरत भी नहीं थी। मैं मलाइका से 5 साल पहले ही शादी कर चुका हूँ, मेरा एक बेटा भी है और मैं उसके साथ बहुत खुश था। मुझे अपने पापा की वजह से मजबूर होकर ये काम करना पड़ा था। वो अपनी मजबूरियों की दास्तान सुना रहा था और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेपनाह दौलत की हिवस में मैं अपने आप को बर्बाद कर चुकी थी। उसके बाद इतना वक्त लगा था मुझे खुद को संभालने में और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं जिंदगी की जानिब वापस लौट आई थी, मगर ये जख्म शायद हमेशा मेरे साथ रहना था। और अब मेरी निकाह के लिए तरजीह दौलत की बजाय अच्छा इंसान था, क्योंकि जो गलती मैं एक बार कर चुकी थी उसने मुझे उम्र भर का सबक सिखाया था। मुझे हैरत अपने शोहर पर हो रही थी कि निकाह में होते हुए अपनी बीवी को अपने बाप के सामने खुद पेश कर रहा था। मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई पारसा हूँ और कोई नेक औरत हूँ, मगर मैं इतना जरूर चाहती थी कि अगर मेरा शोहर मेरे साथ रहता तो कभी भी अपने ससुर की तरफ मतवज्जो ना होती, क्योंकि कुछ महीनों की नई नवेली दुल्हन को छोड़कर मेरा शोहर परदेश में था। आखिर मेरे भी जज्बात थे और एक शादीशुदा औरत होकर मैं फिर काबू नहीं पा सकती थी और इसी वजह से मैं बहक गई थी। अब मैं हर वक्त अपने रब से माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझसे गुनाह कबीरा हुआ है और जिना करना बहुत बड़ा गुनाह है। उसी के निकाह में होते हुए किसी और के साथ ताल्लुकात कायम करना बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन सवाल ये है कि जिसके साथ मेरा निकाह हुआ था, जब उसने निकाह ही इसीलिए किया था कि वो मुझे अपनी नहीं अपने बाप के लिए शादी करके लाया हो, तो इसमें गलती किसकी थी, मेरी या मेरे शोहर की या मेरे ससुर की? जब एक इंसान अकेले घर में एक मर्द के साथ रहता है तो कभी न कभी ऐसी गलतियां, ऐसे गुनाह सरजद हो ही जाते हैं जिनकी वजह से उम्र भर का पछतावा बन जाता है।